हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स शुरू किया था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अब चलो आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रेरेक्विजिट ये है कि हमें इसके लिए गैमीट की ज़रूरत पड़ेगी और मेल और फीमेल दो तरह के गैमीट्स हमको चाहिए होंगे। इनके आपस में मिलने से, इनके आपस में फ्यूजन करने से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। These gametes fuse to form the zygote, which develops to form the new organism. तो यही यहाँ पर हो रहा है कि मेल पेरेंट से मेल गैमीट मिला, फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमीट मिला, दोनों गैमीट्स ने आपस में फ्यूजन कर लिया, दोनों ये जो सेल थे ये आपस में मिल गए और दो हेप्लॉइड सेल्स के आपस में मिल जाने से हमें एक सिंगल डिप्लॉइड सेल मिलता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट आगे जाके रिपीटेड सेल डिविजन्स कर करके एम्ब्रियो बना देता है और एम्ब्रियो से ही आगे डेवलप होगा नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल। Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. कोई नया ही कॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो यंग वंस बनते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स का हमको नजर आता है, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि कौन सा फीचर कौन से पेरेंट जैसा होगा, कौन मेल पेरेंट पे जाएगा, कौन फीमेल पेरेंट पे जाएगा और किन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पेरेंट्स को रिजेंबल करेंगे, किन में उनसे डिफर करेंगे। It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. अब asexual reproduction में तो सेम टू सेम बस पेरेंट की कॉपी बन रही थी और इसीलिए ये प्रोसेस सिंपल भी होता है, जल्दी भी हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपेरेटिवली इलेबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सामने अगर इसको हम रख कर देखें। A study of diverse organisms, plants, animals, or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly, they share a similar pattern. Let us discuss what features are common to these diverse organisms. तो भाई देखो, भले ही एक आम का पेड़ रिप्रोडक्शन कर रहा हो, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किसी टॉल ट्री में चल रही है या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कॉकरोच में चल रही है, ये जो मैंने बात बताई है फर्टिलाइजेशन वाली, ये पूरे लिविंग वर्ल्ड में कांस्टेंट रहने वाली है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है कि एक हेप्लॉइड मेल गैमीट आया, एक हेप्लॉइड फीमेल गैमीट आया, दोनों ने आपस में फर्टिलाइजेशन कर ली, उससे हमको डिप्लॉइड जाइगोट मिला और इसी जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है इसके रिपीटेड डिविजन से। अब भले ही किसी इंसेक्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देख लो, किसी हाथी में देख लो, तुम मैंगो ट्री में देख लो, वीट के प्लांट में देख लो, किसी ग्रास में देख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रही है तो ये इवेंट्स होने ही होने हैं। अब चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप के एक मेंबर के साथ हो रही हो, तो ये सारे कॉमन फीचर्स यहाँ पर हमको मिलते हैं और इसीलिए इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्योंकि सारे ही ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न यही सिमिलर ही रहता है। जो बेसिक इवेंट्स जो होने हैं, गैमीट्स बनने हैं, फिर गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज करने हैं, फिर उसका जाइगोट बनना है, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा ही होगा, चाहे वो किसी की भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. तो यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा मैच्योर होना चाहिए, वेल डेवलप्ड होना चाहिए, लेकिन बर्थ से ही तो ऐसा नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स धीरे धीरे अडोलेसेंस में डेवलप होते हैं और फाइनली जब ये फुली डेवलप हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, तब प्यूबर्टी आती है। तो ये तो बात हम कर रहे थे अपने कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अगर किसी प्लांट की भी बात करोगे तो होता यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर होने चाहिए, डेवलप्ड होने चाहिए, जो कि बचपन से ही नहीं होते हैं, स्टार्टिंग से ही नहीं होते हैं। और इसीलिए एक ऐसा पीरियड होता है जब जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत यंग है, उस समय पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है और धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आती है। दे हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। तो जब हमारा ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, वो यंग होता है, जब रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है सेक्सुअली, तो इसको हम इसका जुवेनाइल फेज कहते हैं और प्लांट्स के केस में इसको वेजिटेटिव फेज कह सकते हो। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हमारा जो जुवेनाइल फेज है वो तो अलग अलग ड्यूरेशन का होगा ही, जब इनके लाइफ स्पैन ही इतने अलग अलग होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, तो उनका जुवेनाइल फेज भी सेम ड्यूरेशन का तो हो नहीं सकता। इफ यू ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, do they flower during the same month year after year? Why is the availability of fruits like mango, apple and jackfruit seasonal? Are there some plants that flower throughout the year and some others that show seasonal flowering? Plants, the annual and biennial types, show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phases.
तो अगर हमारा एक एनुअल प्लांट है, यानी एक साल में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, एक साल में ये रिप्रोडक्शन वगैरह सब कुछ कर लेता है, पूरी जो भी साइकिल है इवेंट्स की वो अंडर को कर लेता है। तो इस प्लांट की लाइफ में तो आप सीधा सीधा जुवेनाइल फेज देख सकते हो, जब वो जर्मिनेट हुआ होगा, यंग होगा, वो उसका जुवेनाइल फेज होगा, वेजिटेटिव फेज होगा। इसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बियर करने लगेगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगेंगे, तो रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमको सेनेसेंट फेज नजर आएगा। सेनेसेंट फेज मतलब जब रिप्रोडक्शन खत्म हो गई है और अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो फंक्शनल हुए थे रिप्रोडक्शन के लिए, वापस से उन्होंने फंक्शन करना बंद कर दिया है। So the end of juvenile or vegetative phase marks the beginning of reproductive phase, which can be easily seen in higher plants when they come to flower. एक हायर प्लांट में जब फ्लावरिंग हो रही है तो आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पर अब रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, और जब ये रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना एक ऑर्गेनिज्म बंद कर दे, तो समझ लो कि अब इसका सेनेसेंट फेज आ चुका है, यानी रिप्रोडक्टिव फेज भी खत्म हो चुका है। तो अगर एक एनुअल प्लांट देखो तो उसमें तो आपको तीनों फेज नजर आएंगे कि पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं चल रही है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होगी जब फ्लावरिंग होगी, और उसके बाद ये खत्म भी हो जाएगी। तो तीनों वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक पेरेनियल स्पीशीज है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस। पेरेनियल मतलब जो हर साल बार बार फ्लावरिंग करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और फिर कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। जब उसका रिप्रोडक्शन का सीजन आता है, फ्लावरिंग का सीजन आता है, तब अगले साल दोबारा फ्लावरिंग करेगा। तो अब ऐसे में शुरू शुरू में जब प्लांट एकदम यंग होगा तब तो उसका जुवेनाइल फेज रहा होगा, उसके बाद वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगा, लेकिन ये काम वो साल के कुछ समय पे करता है और बाकी समय शांत रहता है। तो इसमें सेनेसेंट फेज कौन सा है और हमारा रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा है? क्या जब से उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट किया तब से लगातार रिप्रोडक्टिव फेज मानोगे, या बीच बीच में आप मानोगे कि रिप्रोडक्टिव फेज अब खत्म हो चुका है, रिप्रोडक्शन नहीं चल रही है? लेकिन उसको सेनेसेंट फेज कहना भी मुश्किल है क्योंकि अगले साल दोबारा से रिप्रोडक्शन होगी। तो इसीलिए एनुअल या बायनियल टाइप के जो प्लांट है उसमें क्लियर कट तीनों फेज हम देख सकते हैं, बट पेरेनियल स्पीशीज में मुश्किल है। A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years. तो बैम्बू की कई स्पीशीज हैं जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करती हैं। दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। Another plant, Strobilanthes kunthiana, जिसको नील कुरंजी का हम प्लांट कहते हैं, it flowers once in 12 years. As many of you would know, this plant flowered during October of 2006, and its mass flowering transformed large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracted a large number of tourists. तो 12 साल में एक बार ये फ्लावर करता है और ब्लू कलर के फ्लावर्स ये प्रोड्यूस करता है। तो जिस साल 2006 में इस नील कुरंजी के प्लांट की फ्लावरिंग हुई थी तो पूरे के पूरे हिली एरियाज ब्लू कलर के हो गए थे, फ्लावर्स से कवर्ड हो गए थे जब ये फ्लावर्स वहाँ पर गिरे, और इस चीज़ को देखने के लिए टूरिस्ट भी आए थे। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. तो एनिमल्स इससे पहले के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो कि एडोलोसेंस में हम देखते हैं। The reproductive phase is also of variable duration in different organisms. तो इन phases की duration भी vary करेगी. Among animals, for example birds, do they lay eggs all through the year or is it a seasonal phenomena? What about other animals like frogs and lizards? We notice that birds living in nature lay eggs only seasonally. जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं, जो नेचर में रह रहे हैं, वो सीजनली ही रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब हम कैप्टिविटी में रख देते हैं, जब हम कैद करके उन्हें रख देते हैं, तो हम उनको इंड्यूस करते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करें, और इसीलिए वो पूरे साल एग्स ले करते रहते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बर्ड्स इन कैप्टिविटी जो पोल्ट्री फार्म्स में होते हैं, दे कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर. In this case, laying eggs is not related to reproduction, but it is a commercial exploitation for human welfare. The females of placental mammals exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during reproductive phase. तो जो mammals होते हैं, placental mammals, उनकी females का जो reproductive system है, animals के अब sexual reproduction पे आ जाएं, तो उनकी females का जो reproductive system होता है वो कुछ cyclical changes undergo करता है. ओवरी क्या है? ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल बॉडी के अंदर जिसमें एग्स बनते हैं, फीमेल गैमीट्स बनते हैं. तो इन ओवरीज में, यूटेरस में, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स में और हार्मोन्स के लेवल्स में साइक्लिकली रेगुलरली थोड़े थोड़े दिनों बाद चेंजेस आते हैं, और इसी के हिसाब से रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो चलती है. In non-primate mammals like cows, sheep, rat, deer, dog, tiger, such cyclical changes during reproduction are called estrous cycle, whereas in primates जिसमें monkeys, apes और हम लोग आ जाते हैं, ये menstrual cycle कहलाता है.
ये तो आप जानते ही हो कि ह्यूमन बीइंग्स में और इवन दूसरे प्राइमेट्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जहाँ पर जो यूटेरस है वो खुद को तैयार करता है बेबी के इम्प्लांटेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन ऑब्वियसली हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो फिर यूटेरस की जो अंदर की लाइनिंग होती है ये ब्लड के साथ और अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ बाहर आ जाती है एक डिस्चार्ज के रूप में। तो ये मेंस्ट्रुएशन कहलाता है, इसलिए इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लेकिन बाकी के जो मैमल्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता। प्राइमेट्स में तो ऐसी मेंस्ट्रुअल साइकिल हम देखते हैं, लेकिन बाकी के मैमल्स में यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग थी, जो ब्लड था, इसके बजाय कि उसको वेस्ट कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए बॉडी से, वो बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है और इसको बोलते हैं हम एस्ट्रस साइकिल। Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase, and therefore they are called seasonal breeders. तो कई सारे एनिमल्स वो होते हैं जो सीजन के हिसाब से, उनका जब सीजन होता है ब्रीडिंग का तभी रिप्रोड्यूस करेंगे। Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence they are called continuous breeders. कई सारे ऐसे भी होते हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पे सीजन का कोई असर नहीं पड़ता, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर दे कैन रिप्रोड्यूस, तो इनको हम कॉन्टिन्यूस ब्रीडर बोलते हैं। तो यही हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के फंडामेंटल इवेंट्स तो सेम है, लेकिन फिर भी जिस तरह से प्रोसेस हो रही है, इसमें जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, ये काफ़ी वेरी करते हैं डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old age. Senescence जो टर्म है, इसका मतलब सिंपली ओल्ड एज होता है कि अब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो चुका है और अब ये ऑर्गेनिज्म, अब ये इंडिविजुअल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगा। There are concomitant changes in the body like slowing of metabolism during this last phase of lifespan. Old age ultimately leads to death. तो हमने 3 पार्ट्स में लाइफ स्पैन को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जुवेनाइल फेज आएगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स मैच्योर हो चुके हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है ऑर्गेनिज्म, और इसके बाद जब ये रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाएगा तो आता है सेनेसेंट फेज या ओल्ड एज। In both plants and animals, hormones are responsible for transition between these 3 phases. Interaction between hormones and environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavior एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हॉर्मोन्स की लेवल्स की वजह से और कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी जो भी चेंजेस बॉडी में इन तीनों फेजेस में आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। नाउ if we talk about events in sexual reproduction, after attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity, even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different. The events of sexual reproduction, though elaborate and complex, they follow a regular sequence. Sexual reproduction is characterized by fusion or fertilization of male and female gametes, formation of zygote and embryogenesis. For convenience, these sequential events may be grouped into 3 distinct stages: pre-fertilization, fertilization और post-fertilization. तो अब जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन इवेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मेल और फीमेल गैमीट का यूनियन। तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ है जो फर्टिलाइजेशन के पहले होनी है, इनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोल देंगे। फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ये देखेंगे, और इसके बाद जो भी होता है उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंडर पढ़ेंगे। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन आपको मिल सकता है कि यहाँ पर किस तरह के इवेंट्स होते हैं और कौन सी प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो भाई हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस आ जाएगा। These include all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes. Gametes आपस में मिले, इससे पहले जो भी काम हो रहे हैं सारे प्री फर्टिलाइजेशन है। तो ऑब्वियसली gametes आपस में फ्यूजन कर पाए, फर्टिलाइजेशन कर पाए, इसके लिए पहले ज़रूरी है कि gametes होने तो चाहिए। तो गैमीटोजेनेसिस वही प्रोसेस है जिससे gametes प्रोड्यूस होते हैं जो कि आगे जाके फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सो द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन हो पाए इसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि गैमीट होने चाहिए जो कि फर्टिलाइजेशन करेंगे। दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि ये गैमीट्स आपस में एक दूसरे के पास पहुंच जाए, क्योंकि हमारा जो मेल गैमीट है वो मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बन रहा है, फीमेल गैमीट फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बन रहा है। और अगर ये बहुत बढ़िया गैमीट्स हमने बनाकर रख भी लिए और इनको हम एक दूसरे के पास नहीं पहुंचा पाए, इनको ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, इनको एक दूसरे के साथ नहीं ला पाए, तो इनका यूनियन हो ही नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी और गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस बेकार हो जाएगी। तो चलो गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर इन दोनों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। As we are already aware, gametogenesis is the process of formation of 2 types of gametes, male और female, 2 तरह के गैमीट होते हैं। Gametes are haploid cells
In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gamete. हम बता नहीं पाएंगे कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है. इतने सिमिलर होते हैं दोनों gametes, इसीलिए इनको हम homogametes या isogametes कहते हैं. However, in majority of sexually reproducing organism, gametes are of two morphologically distinct type, जिनको heterogamete कहा जाता है. तो ज़्यादातर हम यही देखेंगे. कुछ एल्गी वगैरह में हाँ आइसोगेमीट्स होते हैं जो बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं, मेल और फीमेल में कोई खास अंतर नहीं है. लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल गेमीट एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं दिखने में. इन सच ऑर्गेनिजम्स मेल गेमीट को एंथेरोजॉइड कहते हैं, या तो एंथेरोजॉइड नाम रखा हुआ है जो कि हम टर्म यूज़ करते हैं हमारे लोअर प्लांट्स के मेल गेमीट के लिए, जो कि हमारा मोटाइल मेल गेमीट है, या फिर स्पर्म भी इसको कह सकते हैं. स्पर्म तो एक कॉमन टर्म है, सभी एनिमल्स के जो मेल गेमीट्स हैं उनके लिए टर्म ये यूज़ होती है, स्पर्म उसको बोल देते हैं. द फीमेल गेमीट इज कॉल्ड द एग. एग तो हम प्लांट के फीमेल गेमीट को भी बोल सकते हैं, या फिर ओवम वर्ड यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली कई बार एनिमल्स के लिए. तो एंथेरोजॉइड बोलो या स्पर्म बोलो, बात वही है, मेल गेमीट की बात कर रहे हैं. एग बोलो या ओवम बोलो, बात कर रहे हैं हम फीमेल गेमीट की. तो ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं. और इस चैप्टर का बेसिकली पर्पज़ यही है कि जो भी हमारे मेन प्रोसेसेस हैं, डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने के लिए हमें पता होनी चाहिए, खाली आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पता लग जाए, ताकि आगे जब आप स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाए. जैसे कि आगे फ्लावरिंग प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस बताई जाएगी, तो अब वहाँ पर अगर शुरू से आपको बताना पड़े कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, गैमीट क्या होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी, चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा. इसीलिए ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स अलग से दे रखा है. इसके बाद हम गैमीटोजेनेसिस डिस्कस करें. इससे पहले हमें ऑर्गेनिजम्स की सेक्सुअलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा गैमीट बनाएगा, मेल ऑर्गेनिज्म होगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा, या फिर दोनों ही गैमीट्स एक ऑर्गेनिज्म में भी कभी कभी बन जाते हैं. तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे. और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम किस नाम से बुलाते हैं, उनके लिए क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, ये भी अगली बार देखते हैं. तो अभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, गैमीटोजेनेसिस के बारे में हल्का हल्का सा हमने जानना स्टार्ट किया, और इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अगली बार हम कंप्लीट करते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम.